अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 2 को। और आज का हमारा मल्टीपल टॉपिक्स को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सिंपल मतलब है कि डेटा, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज अपने पर्सनल कंप्यूटर या फिर जो यूएसबी में रखने के बजाय हम उसे कहाँ पे रखते हैं, इंटरनेट पे रख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम जीमेल यूज़ करते हैं ना, तो ईमेल्स कहीं अपने लैपटॉप में सेव नहीं होती, बल्कि वो कहाँ पे होती हैं, गूगल के सर्वर्स पर होती हैं ना। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर सब इंटरनेट के ज़रिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यूज़र को बस इंटरनेट चाहिए होता है, फिर वो मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से कहीं से भी अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें महंगी जो है ना हार्डवेयर या कोई महंगी मशीन्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही हमें मेंटेनेंस की टेंशन होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। पहले कंपनीज़ को सर्वर्स ख़रीदने पड़ते थे, उनको फिर कूल रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी जो है ना, हम कह सकते हैं कि एक उनको खर्चा होता था। अब क्लाउड में पे एज़ यू यूज़ सिस्टम होता है। ठीक है, जितना आप यूज़ करेंगे उतनी पेमेंट करेंगे। इसी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डिजिटल वर्ल्ड की बैकबोन बन चुकी है। ठीक है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे ना कॉस्ट और एफिशिएंसी दोनों बहुत मैटर करते हैं। ऑब्वियसली हर मुल्क में करते हैं, बट यहाँ हम लोगों के लिए ऑब्वियसली ये चीज़ है कि हम जो है वो महंगी मशीन ख़रीदने के बजाय या फिर सब चीज़ों की मेंटेनेंस के बजाय अगर हम अपने डेटा, या बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना डेटा क्लाउड पे रखती हैं, तो एटलीस्ट ये टेंशन तो ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर अब हम कुछ एरियाज़ की बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। सबसे पहले है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज। पहले गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पेपर फाइल्स में होते थे। ठीक है, फाइल्स का गुम होना, डेटा लेट मिलना और करप्शन जैसे मसले आम थे। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद ना सिटीजन्स का जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो डिजिटल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नादरा में ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह, इससे गवर्नमेंट को डेटा एनालिसिस करना बहुत ही आसान होता है और डिसीजंस भी इन्फॉर्म्ड होते हैं। पब्लिक सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म्स, कंप्लेंट सिस्टम्स, बिल पेमेंट्स और सिटीजन पोर्टल्स क्लाउड पर होते हैं, तो इससे आवाम को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जो कि बड़ा हम कह सकते हैं एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके अलावा ऑब्वियसली फिर वो उसका असर जो है ना बजट पे भी होता है। ठीक है, कि आपका बजट जो है वो सारे खर्चे आपके इन चक्रों में लग जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के दरमियान में ना डायरेक्ट डिजिटल इंटरेक्शन होती है, जो ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करती है। पाकिस्तान में ई गवर्नेंस जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ओके, फिर हम बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग ने पूरा सिस्टम मॉडर्न और स्मार्ट बना दिया है। पहले बैंक्स को हर ब्रांच के लिए अपने सर्वर रूम चाहिए होता था, जो बहुत महंगा और रिस्की था। क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब कस्टमर का डेटा सेंट्रली सिक्योर सर्वर्स पर होता है, जहां से किसी भी ब्रांच या एटीएम से एक्सेस उसको किया जा सकता है। क्लाउड की वजह से ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स, इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस और पर्सनलाइज सर्विस पॉसिबल हुई हैं। जब आप मोबाइल ऐप से बैलेंस चेक करते हैं ना, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सब क्लाउड की हेल्प से होता है। साथ ही क्लाउड जो है ना फ्रॉड डिटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है, क्योंकि एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ होते हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को फ़ौरन डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एजुकेशन सेक्टर।
अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग ने पढ़ने और पढ़ाने का स्टाइल ही चेंज कर दिया। LMS जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे गूगल क्लासरूम या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं क्लाउड पर काम करते हैं, जहां स्टूडेंट्स को लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, क्विज और रिजल्ट्स सभी एक जगह मिल जाते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स के लिए भी क्लाउड बहुत जो है ना फ़ायदेमंद है, क्योंकि एडमिशन सिस्टम, अटेंडेंस, ग्रेड्स और रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मैनेज हो जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पॉसिबल होते हैं, जिससे कॉस्ट भी कम होती है और रीच भी बढ़ती है। पाकिस्तान में जहाँ डिस्टेंस और रिसोर्सेज का मसला है ना, तो क्लाउड एजुकेशन को हर घर तक ले जाने में बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की। बिजनेस वर्ल्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कॉस्ट सेविंग। छोटी और बड़ी कंपनीज अपना डेटा और एप्लीकेशंस क्लाउड पर रखकर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस से बाहर है, फिर भी वो मोबाइल या लैपटॉप से अपडेटेड डेटा को देख सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से बिजनेसेस को सर्वर्स खरीदने, मेंटेन करने और अपग्रेड करने की टेंशन नहीं रहती। फिर सिक्योरिटी भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैंडल करते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल की होती है। इस वजह से बिजनेसेस जो है ना अपना फोकस ग्रोथ, कस्टमर्स और इनोवेशन पर रख सकते हैं, ना कि आईटी प्रॉब्लम्स पर। ओके, देन आती है बात ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। देखें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग ने स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को जो है ना उजागर किया है। फ्लीट मैनेजमेंट, रूट प्लानिंग और व्हीकल ट्रैकिंग सब क्लाउड के ज़रिए होती है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज रियल टाइम डेटा देखकर फ्यूल कॉस्ट कम और डिलीवरी फास्ट कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ई टिकटिंग की, ई टिकटिंग सिस्टम भी क्लाउड पर होता है, जहां पैसेंजर्स ऑनलाइन टिकट्स, स्केड्यूल्स और अपडेट्स देख सकते हैं। ड्राइवर्स, कंपनीज और कस्टमर्स के दरमियान ना एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन होती है। इसी तरह क्लाउड ट्रांसपोर्ट को फास्टर, सेफर और हम कह सकते हैं कि रिलायबल भी बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। हेल्थ केयर में क्लाउड कंप्यूटिंग ने पेशेंट्स की केयर को जो है ना नेक्स्ट लेवल पे वो हो गई है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स क्लाउड पर होते हैं, जहां डॉक्टर्स एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। इससे ट्रीटमेंट फास्ट और एक्यूरेट होती है, क्योंकि पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर होती है। टेलीमेडिसिन भी क्लाउड की वजह से पॉसिबल हुई है। पेशेंट्स जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, लैब रिजल्ट्स और डॉक्टर नोट्स रियल टाइम अपडेट होते हैं। तो पाकिस्तान में जहाँ रूरल एरिया ज़्यादा हैं, क्लाउड हेल्थ केयर सर्विसेज को बहुत जो है ना एक्सेसिबल बना सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्लाउड के बगैर सोची भी नहीं जा सकती। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है, क्लाउड पर काम करते हैं। कंटेंट कहीं स्टोर होता है और यूज़र इंटरनेट के ज़रिए स्ट्रीम करता है बिना डाउनलोड किए। क्लाउड की वजह से कंपनीज जो है ना मिलियंस ऑफ यूज़र्स को एक साथ सर्विस दे सकती हैं। कंटेंट फास्ट लोड होता है, क्वालिटी एडजस्ट होती है और यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलती हैं। देखिए, आप कुछ सर्च करते हैं ना जब यूट्यूब पे, सपोज आपने कोई कंप्यूटर का लेक्चर ही सर्च किया है, भले आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो वो, तो आपको नेक्स्ट रिकमेंडेशंस आने लगती हैं कि माइट भी आपको गेस्ट पेपर सजेस्ट हो रहे हों, माइट भी आपको कोई अगला लेक्चर सिलेक्ट जो है ना शो होता है, सजेशंस में आता है। तो बेसिकली ये सब भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। ठीक है, और इसीलिए ना आज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्लाउड टेक्नोलॉजी को फुली अडॉप्ट कर चुकी है। ओके, फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलपर्स के लिए बहुत पावरफुल टूल है। डेवलपर्स को सर्वर्स या हैवी मशीन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। क्लाउड से ऑन डिमांड स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर मिल जाती है, जब भी जितनी चाहिए हो। ठीक है, पे एज यू गो, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपको जितना चाहिए आपने उतनी ही पेमेंट करनी है।
टीम्स, उसके अलावा ड्रॉप बॉक्स, अगर हम बात करें गूगल ड्राइव और गिटहब जैसे क्लाउड टूल से रियल टाइम कोलैबोरेशन करती है। अगर वर्कलोड बढ़ जाए तो रिसोर्सेज इंक्रीज और काम कम हो तो रिसोर्सेज रिड्यूस। सिंपल है ना। इससे टाइम, कॉस्ट और एफर्ट जो है वो तीनों सेव होते हैं और सॉफ्टवेयर फास्ट डेवलप होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस्ड कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो इंसान के दिमाग से इंस्पायर होकर बनाए गए। इंसानी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स भी डेटा को रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं फिर और आउटपुट पे प्रोड्यूस करते हैं। अब डिफरेंस इनमें सिर्फ इतना है कि यहाँ न्यूरॉन्स बायोलॉजिकल नहीं बल्कि मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल यूनिट्स होती हैं। इस टेक्नोलॉजी का मेन गोल ये होता है कि कंप्यूटर खुद से सीखे बिना हर रूल मैनुअली लिखे, ठीक है। तो जो मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग के अंदर जब हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर को एग्जाम्पल्स के ज़रिए ट्रेन किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि हम किसी बेबी को अगर हम बिल्ली और जो है ना कुत्ते की तस्वीर दिखाएं या उसको दिखाएं हम, तो वैसे ही कंप्यूटर को हज़ारों इमेजेस दिखाकर बताया जाता है कि ये बिल्ली है और ये आपके पास डॉग है, ठीक है। धीरे धीरे सिस्टम्स पैटर्न्स रिकग्नाइज करना सीख जाता है। न्यूरल नेटवर्क ये नहीं पूछता कि रूल क्या है, बल्कि एक्सपीरियंस से अपना रूल खुद बना लेता है। इसी वजह से इसे इंटेलिजेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग असल में न्यूरल नेटवर्क्स का ही ज़्यादा पावरफुल और गहरा वर्जन होता है। जब न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स की जो तादाद है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि डीप लर्निंग उसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ज़्यादा लेयर्स होने का फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम सिंपल से सिंपल और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स पैटर्न दोनों को समझ सकता है। जैसे पहली लेयर सिर्फ लाइंस और एजेस समझाती हैं, ठीक है, और जबकि बाद वाली जो लेयर्स होती हैं ना वो क्या बताती हैं, वो बेसिकली जो बाद की लेयर्स होती हैं वो ये दिखाती हैं कि पूरा फेस या ऑब्जेक्ट जो है उसको रिकग्नाइज कर लेती हैं। आज के ज़माने में फेस अनलॉक, वॉइस असिस्टेंट्स, गूगल ट्रांसलेट, यूट्यूब रिकमेंडेशंस और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब डीप लर्निंग का कमाल है। ये सिस्टम्स हर दिन नए डेटा से सर्च करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्यूचर में एआई और डीप लर्निंग का रोल और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आपके लिए ना ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है समझना, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें हमारी सराउंडिंग में हो रही होती हैं बट हम उसको समझ नहीं पाते। हम डेली मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बेसिकली हमें जो है ना रिकमेंडेशन सिस्टम्स में हमारी सर्चिंग को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स की। न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर लेयर्स पर बेस्ड होता है और हर लेयर का एक अपना स्पेसिफिक काम है। ये बिल्कुल स्कूल सिस्टम जैसा है जहाँ हर क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए फाउंडेशन बनती है। अगर देखें ना, आपने ऑब्वियसली आपने पहले पढ़ी होगी वन या उससे प्री मॉन्टेसरी जो भी क्लासेस होती हैं, फिर देखें कुछ लोग समझते हैं कि उनका पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, बट आप वो पढ़ेंगे तो आप अगले ग्रेड्स में अच्छा पढ़ पाएंगे। आप नाइन्थ में अच्छे मार्क्स लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, तभी आप टेंथ में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हर एक क्लास अगली क्लास के लिए फाउंडेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर लेयर्स को भी आप समझ लेना तो न्यूरल नेटवर्क का पूरा फ्लो आपका क्लियर हो सकता है। हर लेयर्स न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होती है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट लेयर की। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर न्यूरल नेटवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहीं से डेटा सिस्टम के अंदर इंटर होता है। यहाँ डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। इनपुट लेयर का काम सिर्फ इतना होता है कि डेटा को रिसीव करे और उसे आगे फॉरवर्ड कर दे।
इस लेयर में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, ये बिल्कुल गेट कीपर की तरह होती है। ओके, इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स असल में फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इमेज हो तो हर न्यूरॉन एक पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यू को शो करता है, अगर टेक्स्ट हो तो वर्ड्स या नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। ये लेयर डेटा को इस तरह अरेंज करती है कि हिडन लेयर्स उसे इजीली समझ सके। फिर आती है बात हिडन लेयर की। ओके, हिडन लेयर्स न्यूरल नेटवर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटेलिजेंट हिस्सा होती हैं। यहाँ पर जो है ना एक्चुअल कोडिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल लर्निंग होती है। बेसिकली हिडन लेयर्स कोडिंग नहीं होती, एक्चुअल लर्निंग होती है। हिडन लेयर्स इनपुट डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को निकालती हैं, जैसे शेप्स, पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स। जितनी ज़्यादा हिडन लेयर्स होंगी, नेटवर्क उतना ज़्यादा डीप और पावरफुल होगा, ठीक है। उसके अलावा आउटपुट लेयर फाइनल जो है ना आंसर देती है, बताती है कि प्रेडिक्शंस क्या हैं, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, इमेज कैट की है या डॉग की है। भी आउटपुट लेयर में सिर्फ एक न्यूरॉन होता है और कभी मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। तो आउटपुट लेयर का रिजल्ट ही वो चीज़ होती है जो हम यूज़र को दिखाते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी है इनपुट लेयर, यहाँ पे ओ माय गॉड कहाँ चले गए हम, ये देखिए इनपुट लेयर आती है पहले, फिर हिडन लेयर्स हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास है आउटपुट लेयर। अब इसमें एक हमारे पास एक नई चीज़ भी है, वेट्स। वेट्स क्या चीज़ होती है? वेट्स न्यूरल नेटवर्क के अंदर इम्पोर्टेंस डिसाइड करने वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ अंदर अगर कोई नंबर्स वगैरह है ना, ये जैसे कि N1, N2, N3 मेंशन है, N देखें, इसके अंदर की इम्पोर्टेंस यानी कि हर कनेक्शन के साथ एक वेट अटैच्ड होता है, जो ये बताता है कि कौन सा इनपुट कितना पावरफुल है। अगर वेट ज़्यादा हो तो इनपुट का आउटपुट पर ज़्यादा असर होता है, अगर वेट कम हो तो असर भी कम होता है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, टीचर किसी टॉपिक को एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी बताए और किसी की कम, तो स्टूडेंट्स जो है ना नेचुरली इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वेट्स भी न्यूरल नेटवर्क को बताते हैं कि किस इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान न्यूरल नेटवर्क अपनी गलतियों से सीखकर वेट्स को एडजस्ट करता है। हर आइट्रेशन के बाद वेट्स थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं, जब तक मॉडल मिनिमम मिस्टेक और मैक्सिमम एक्यूरेसी ना कर ले। ओके, फिर हम बात करते हैं बायसेस की। बायस एक एक्स्ट्रा वैल्यू होती है जो न्यूरॉन के आउटपुट में ऐड की जाती है। इसका काम न्यूरॉन को फ्लेक्सिबिलिटी देना होता है ताकि वो सिर्फ स्ट्रिक्ट कंडीशन पर डिपेंड ना करे। अगर बायस ना हो तो न्यूरॉन सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब इनपुट बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे अलार्म थोड़ी सी आवाज़ पर भी बज जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ बहुत तेज़ हो। बायस न्यूरॉन को भी ये पावर देता है कि वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पे भी रिएक्ट कर सके। बायस की वजह से न्यूरल नेटवर्क रियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट डेटा को हैंडल कर पाता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में डेटा कभी भी ऑब्वियसली 100% क्लीन नहीं होता। तो बायस सिस्टम को ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बना देता है। ओके, फिर हम बात करते हैं जी एक्टिवेशन फंक्शन की। एक्टिवेशन फंक्शन ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं। मतलब न्यूरॉन इनपुट लेने के बाद ये डिसाइड करता है कि मुझे आगे सिग्नल भेजना चाहिए या नहीं। ये बिल्कुल स्विच की तरह होता है, ऑन या ऑफ। न्यूरॉन इनपुट और वेट्स को मल्टीप्लाई करता है, बायस ऐड करता है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। अगर रिजल्ट जो है ना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ले तो न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है और वैल्यू नेक्स्ट लेयर को चली जाती है। डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होते हैं। कुछ फास्ट होते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी निकलती है, और कुछ डीप नेटवर्क्स के लिए भी बेस्ट होते हैं। हर फंक्शन का अपना रोल होता है। एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क को नॉन लीनियर बनाता है, वरना सिस्टम सिर्फ सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही करता रहे। इसी वजह से एक्टिवेशन फंक्शन को न्यूरल नेटवर्क का बेसिकली हम कहते हैं हार्ट कहा जाता है, ठीक है।
फिर आती है बात लॉस फंक्शन की। अच्छा, लॉस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क को ये बताता है कि वो कितनी गलती कर रहा है। ये प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस कैलकुलेट करता है। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो लॉस ज़्यादा होता है। ट्रेनिंग का मेन गोल ये होता है कि लॉस को स्टेप बाय स्टेप कम किया जाए। जितना लॉस कम होता है मॉडल उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक्यूरेट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग की। ठीक है, कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किस तरह किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी है। अच्छा देखें, न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में ना दो मेन स्टेप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन और एक होता है हमारे पास बैक प्रोपगेशन। फीड फॉरवर्ड जो प्रोपगेशन है ना, इसमें डेटा इनपुट लेयर से हम कह सकते हैं कि इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर तक जाता है। ये देखिए, यहाँ से इनपुट लेयर से जाता है हमारे पास आउटपुट और प्रिडिक्शन जनरेट होती है। ओके, फिर लॉस फंक्शन जो है ना कैलकुलेट होता है, वो ये कैलकुलेट करता है कि कितनी गलती हुई है। इस गलती को बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। इस गलती को ना बैक प्रोपगेशन के जरिए उल्टा नेटवर्क्स में वापस भेजा जाता है। अगर यहाँ से ये देखिए, बैक बैक प्रोपगेशन के थ्रू इसको वापस भेजा जा रहा है। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि गलती आखिर हुई कहाँ है। इस प्रोसेस में वेट्स और बायसेस अपडेट होते रहते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है जब तक न्यूरल नेटवर्क स्टेबल और एक्यूरेट रिजल्ट्स देना ना शुरू कर दे। इसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। ओके, अब हम फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कि डिटेल में ये क्या है। फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क का पहला और सबसे बेसिक लर्निंग स्टेप होता है। इस प्रोसेस में डेटा इनपुट लेयर से स्टार्ट होता है और सीधा आउटपुट लेयर तक जो है ना, हम कह सकते हैं कि ट्रेवल करता है। इनपुट लेयर से मिलने वाला रॉ डेटा जैसे कि नंबर्स, इमेज, पिक्सेल्स या वर्ड्स न्यूरॉन्स के थ्रू हिडन लेयर्स में जाते हैं। हर न्यूरॉन इनपुट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करता है और बाइज ऐड करता है। फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होती है जो डिसाइड करती है कि सिग्नल आगे भेजना है या नहीं। इस पूरे प्रोसेस में डेटा सिर्फ आगे की तरफ मूव करता है, पीछे वापस नहीं आता, क्योंकि ये फीड फॉरवर्ड है, आगे ही जाएगा। इसमें फीड फॉरवर्ड का मेन पर्पस, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना एग्जाम में कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फीड फॉरवर्ड। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि नेटवर्क एक प्रिडिक्शन जनरेट करे। जैसे अगर हम हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करें तो एरिया, बेडरूम्स, डिस्टेंस और एज का डेटा इनपुट दिया जाता है। ठीक है, ये डेटा हिडन लेयर्स में जाकर प्रोसेस होता है और आउटपुट लेयर एक एस्टिमेटेड प्राइस निकाल कर देती है। इस स्टेज पर नेटवर्क को ये नहीं पता होता कि उसकी प्रिडिक्शन सही है या गलत। ये बिल्कुल पहला गेस होता है जो सिस्टम करता है। ओके, हर हिडन लेयर फीड फॉरवर्ड के दौरान डेटा को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाती है। पहली हिडन लेयर बेसिक चीज़ें उसमें होती हैं, जैसे साइज का इफेक्ट प्राइस पर। अगली हिडन लेयर थोड़ा कम्प्लेक्स रिलेशन समझाती है, जैसे लोकेशन और साइज के कंबाइंड इफेक्ट। इस तरह डेटा जो है ना ग्रेजुअली सिंपल से कम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है। इसी वजह से डीप नेटवर्क ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, और फिर फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन जो है ना बिना रुके हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए होती है। जब तक फीड फॉरवर्ड कंप्लीट नहीं होता नेटवर्क अगला स्टेप स्टार्ट नहीं करता। ये प्रोसेस फास्ट होता है और हर आइट्रेशन में रिपीट होता है। तो फीड फॉरवर्ड को आप न्यूरल नेटवर्क का थिंकिंग स्टेप भी कह सकते हैं, जहां वो जवाब देने की कोशिश करता है। ओके, अब हम बात करते हैं जी बैक प्रोपगेशन की। अच्छा, बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क का लर्निंग और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। जब फीड फॉरवर्ड के बाद जो है ना आउटपुट मिल जाता है तो लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है कि नेटवर्क ने कितनी गलती की है। अब ये एरर सिर्फ नोट नहीं की जाती बल्कि सिस्टम इस एरर को उल्टा नेटवर्क के अंदर वापस भेजता है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था ना। इसी रिवर्स फ्लो को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्क अपनी गलतियों से सीखता है।
ठीक है, जैसे ह्यूमन अपनी गलतियों से सीखता है ना, हम सीखते हैं अपनी मिस्टेक से कि हमने पेपर में ये टॉपिक तैयार नहीं किया था, उससे बहुत क्वेश्चंस आ गए, तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम वो टॉपिक अच्छे से तैयार करेंगे। इसी तरह से मशीन या नेटवर्क भी सीखती है। ओके, तो बेसिकली सिखाया जाता है, खुद ब खुद नहीं सीखती वो। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में ना लर्निंग रेट का भी बहुत रोल होता है। ठीक है, लर्निंग रेट डिसाइड करता है कि वेट्स जो है वो कितनी स्पीड से चेंज होंगे। अगर लर्निंग रेट ज़्यादा हो तो नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है, और अगर बहुत कम हो तो लर्निंग बहुत स्लो हो जाती है। तो बैक प्रोपगेशन इसी बैलेंस के साथ काम करता है, और बैक प्रोपगेशन बार बार रिपीट होता है जब तक लॉस मिनिमम ना हो जाए। हर आइट्रेशन के बाद नेटवर्क थोड़ा और बेहतर हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि न्यूरल नेटवर्क प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है, बिल्कुल हमारी तरह या फिर स्टूडेंट्स की तरह। ओके, अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं न्यूरल नेटवर्क की। ठीक है, और इससे हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत कॉमन जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है। ठीक है, जब हम घर की प्राइस एस्टिमेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उस घर का एरिया, बेडरूम्स, लोकेशन और एज। ठीक है, ह्यूमन के लिए जितनी चीज़ें एक साथ कैलकुलेट करना मुश्किल होता है ना, तो न्यूरल नेटवर्क इन सब इनपुट्स को ऑब्वियसली जैसे ह्यूमन के लिए मुश्किल है ना, अब न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, इन सब इनपुट्स को एक साथ एनालाइज करता है और प्राइस को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, हिडन लेयर्स यहाँ ये समझाती हैं कि कौन सा, ये देखिए, एरिया, बेडरूम्स, डिस्टेंस, एज। अब हिडन लेयर क्या करेगी, हिडन लेयर ये देखेगी कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर शहर के करीब होना ज़्यादा मैटर करता है, या एरिया का साइज ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क इन रिलेशंस को खुद डिस्कवर करती है, इसीलिए प्रिडिक्शन हर दफ़ा बेटर होती जाती है। जितना ज़्यादा डेटा नेटवर्क को मिलेगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसी कंसेप्ट को रियल एस्टेट कंपनीज, बैंक्स और प्रॉपर्टी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। और ये जो है ना, बेसिकली ये एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क की प्रैक्टिकल पावर को भी क्लियरली शो करती है। ओके, फिर हम बात करते हैं डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स की। अच्छा, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स मशीन लर्निंग का ऑब्वियसली फाउंडेशन है। तो जबकि जो डीप लर्निंग है ना, इन्हीं नेटवर्क्स की एडवांस्ड फॉर्म है। डीप लर्निंग का मेन फोकस होता है नेटवर्क की डेप्थ पर, मतलब हिडन लेयर्स की तादाद ज़्यादा होती है। ज़्यादा लेयर्स होने से सिस्टम डेटा के अंदर छुपी हुई बहुत कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी समझ लेता है। इसीलिए हर डीप लर्निंग मॉडल न्यूरल नेटवर्क होता है, लेकिन हर न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग नहीं होता। डीप लर्निंग को लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, इसी वजह से जीपीयू का यूज़ होता है जो फास्ट प्रोसेसिंग करता है। ओके, फिर आते हैं जी डीप लर्निंग पर। देखिए, डीप लर्निंग ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, जैसे कि स्पीच रिकग्निशन, इमेज एनालिसिस और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्सपीरियंस से सीखती है और टाइम के साथ बेहतर होती है। डीप लर्निंग सिस्टम्स जितना ज़्यादा डेटा फास्ट प्रोसेस करते हैं ना, जितना उसमें डेटा प्रोसेस होता है उतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं। इसी वजह से आज के एआई सिस्टम्स हर रोज़ इम्प्रूव हो रहे होते हैं। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी का कोर पार्ट है बेसिकली। ओके, फिर अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग की, तो इनमें आती हैं हमारे पास एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डीप लर्निंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एनएलपी कंप्यूटर्स को ये सिखाती है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझें, सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि उनका मीनिंग, इमोशन और इंटेंशन भी। ओके, देखिए, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, वॉइस असिस्टेंट्स हैं, सीरी है, एलेक्सा है, चैटबॉट्स हैं, ये सब एनएलपी का यूज़ करते हैं। ये सिस्टम पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, फिर मीनिंग समझते हैं और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ये सब डीप लर्निंग मॉडल्स के ज़रिए होता है। हाँ, ये है कि आपको इनसे कम्युनिकेट करने के लिए अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, या जो हम कह सकते हैं उसको क्लियर रखना चाहिए ताकि वो क्लियरली समझ सके। ओके, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि
शायद आपको आपकी गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपको गलत रिस्पॉन्स मिले। ओके, NLP कस्टमर सपोर्ट, एजुकेशन और सोशल मीडिया एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसी वजह से NLP AI का ना एक बहुत पावरफुल टूल बन चुका है। फिर हेल्थ केयर में इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। हेल्थ केयर में डीप लर्निंग डॉक्टर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। मेडिकल इमेजेस में जैसे कि एक्स-रेज और MRI स्कैन्स को एनालाइज करके डिजीज़ डिटेक्ट की जाती है। ये काम बहुत फास्ट और एक्यूरेट होता है। डीप लर्निंग कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ेस जैसे सीरियस बीमारियों की अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करती है। जितनी जल्दी डिजीज़ डिटेक्ट हो उतना ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। टेलीमेडिसिन और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी डीप लर्निंग पर काम करते हैं। इससे पेशेंट्स को बेहतर और फास्ट हेल्थ केयर मिलती है। ओके, फिर हम बात करते हैं जी फ्रॉड डिटेक्शन की। अच्छा, फ्रॉड डिटेक्शन में डीप लर्निंग अनयूजुअल हम कह सकते हैं कि पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है। जैसे अगर कोई अकाउंट अचानक स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस करे, सिस्टम फ़ौरन से ना अलर्ट जनरेट करता है। बैंक्स और कंपनीज डीप लर्निंग का यूज़ करके फ्रॉड को पहले ही रोक लेती हैं। इससे जो है ना पैसा और ट्रस्ट दोनों सेव होता है। पेपॉल और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स इसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। ये फ्रॉड को प्रिडिक्टेबल बना देते हैं। ओके, देन है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार्स डीप लर्निंग पर बेस्ड होती हैं। कैमरास और सेंसर्स रोड का डेटा कलेक्ट करते हैं। सिस्टम साइंस, ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियंस को रिकग्नाइज करते हैं। और डीप लर्निंग मॉडल रियल टाइम डिसीजन लेता है, जैसे ब्रेक लगानी है या टर्न लेना है। ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। तो ये टेक्नोलॉजी एल्डरली और डिसेबल्ड लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। टेस्ला इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है। ओके, फिर है रोबोटिक्स। अच्छा, रोबोटिक्स में डीप लर्निंग रोबोट्स को स्मार्ट डिसीजन मेकिंग सिखाती है। रोबोट्स अपना एनवायरनमेंट समझकर काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट्स कम्प्लेक्स टास्क जो है ना बिना ह्यूमन की मदाखलत के करते हैं। ये एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को जो है ना बढ़ाता है बेसिकली। तो फ्यूचर में अगर हम कहें रोबोट्स हेल्थ केयर में, एजुकेशन और रेस्क्यू मिशन में भी यूज़ होंगे, और रेस्क्यू मिशन में ऑलरेडी यूज़ भी हो रहे हैं। ओके, लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डीप लर्निंग की उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट रेकमेंड होता है। ठीक है, देखें, सिस्टम यूज़र की वॉच हिस्ट्री को एनालाइज करता है, फिर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट सजेस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप जो चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, अगर आप सर्च करें तो माइट भी नहीं बल्कि ऐसा ही होता है, थोड़ी देर में आपको आपके जितने भी बाकी ऐप्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे वो आपको एज अ एड्स चीज़ें शो होने लगती हैं। सपोज आपने गूगल किया कोई पिंक शूज़, कोई भी स्नीकर्स, कुछ भी, तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स जो है ना आपकी इंस्टाग्राम पे आपको एज अ वो एड्स के तौर पे चीज़ें शो होने लगती हैं। आपने कोई पेन सर्च कर लिया, कुछ भी सर्च किया, तो ये जो है ना इसमें भी डीप लर्निंग है। ठीक है, इसी वजह से यूजर्स प्लेटफॉर्म्स पर ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये AI ड्रिवन एंटरटेनमेंट की फ्यूचर है। ठीक है, और बेसिकली इसके थ्रू ना कंपनीज अपना उनको भी फ़ायदा होता है। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स को भी फ़ायदा होता है। और एंटरटेनमेंट में लाइक आपने सपोज आपने नेटफ्लिक्स पे कोई शो जो है ना आप देख रहे हैं, फिर आने वाले दिनों में आपको वो उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस शो होने लगती हैं कि आप ये भी देख लें, ये भी देख लें। ओके, सो बेसिकली ये था हमारा आज का यूनिट नंबर 5, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 2। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ इससे क्लियर हुई हो, तो आपने एक काम ज़रूर करना है, जो कि है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में जो भी आपको लगता है कि जिन तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए, आप ज़रूर शेयर करें। ओके, आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।